नमस्कार। मझधार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और यहां मैं आपको साहित्य के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। अगर आप यहां मझधार पर पहली बार आए हैं तो आपका विशेष धन्यवाद। कृपया और भी एपिसोड सुनिए। इस पॉडकास्ट को अपने लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर रेट कीजिए और पसंद आए तो फॉलो कीजिए और अपने उन मित्रों संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप ही की तरह चुनिंदा चीज़ें सुनने का शौक है। अगर आप मझधार के नियमित श्रोता हैं तो आपका दिल से आभार। आते रहिए, बने रहिए। इस समय जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, जून का महीना शुरू हो चुका है। जून यानी प्रचंड गर्मी, पसीने से तरबतर कपड़े, गुस्सैल सूरज और सूनी दोपहरें। और जून न जाने क्यों मेरे लिए तपता रेगिस्तान, रेत का बीहड़ राजस्थान। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रंग बिरंगे साफों, पगड़ियों और चुनरियों में सजे संवरे नाचते गाते मर्द औरतों को, ड्रोन कैमरों में कैद विशाल किलों और सुंदर हवेलियों को, और रेत के धोरों पर डूबते सूरज के पर्दे पर ऊंटों की कतार को जब आप देखते हैं तो राजस्थान का एक खूबसूरत, थोड़ा टूरिस्टी चेहरा देखते हैं। पर इसके साथ राजस्थान का एक और असल चेहरा भी है जिसमें मौसम के हर अतिरेक को धता बताकर अपनी आम जिंदगियां जीते यहाँ के आम लोग हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, यहाँ के लोगों के दिलों के सरोवर और गहरे और उनमें भरा नेह का पानी और ठंडा और मीठा होता चला जाता है। ये आम जिंदगी वो चेहरा है जिसे मैं कुछ ज्यादा चीनता हूं, ज्यादा पसंद करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक ओम थानवी जी ने हाल ही में अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, बीकानेर मेरी धमनियों में बहता एक सतत राग है। राजस्थान को मैं ऐसे विद्वानों जितना जानने का दावा कभी नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूं कि राजस्थान के बारे में मैं भी कभी ऐसा कह सकूं। आज के एपिसोड नंबर 60 में मैं आपके लिए राजस्थान के दो समकालीन बेहतरीन लेखकों के शब्द लाया हूं, जो हैं किशोर चौधरी और पृथ्वी परिहार। इनका राजस्थान पर लिखा मैंने पढ़ा, अद्भुत है। बाड़मेर में रहने वाले किशोर चौधरी एक लेखक और कवि हैं और आकाशवाणी से जुड़े हैं। उनका लिखा मैंने उनके ब्लॉग हथकड़ पर पढ़ा है, जिसे वे रेगिस्तान के आम आदमी की डायरी कहते हैं। किशोर जी का लिखा हुआ पढ़ना कुछ ऐसे है जैसे राजस्थान के गांव ढाणियों के बीच धीमे धीमे चलती एक रेलगाड़ी में बैठा होना, जहां जब मन आए हाथ बढ़ाकर कुछ छुआ जा सकता है या सिर्फ निरख कर, सुनकर कुछ गहरा महसूसा जा सकता है। आप जानते हैं ना हथकड़ का क्या अर्थ है? हथकड़ है गांव कस्बों में पारंपरिक रूप से ढाली जाने वाली सुरा। इनके ब्लॉग के अलावा इनकी पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। एक है चौराहे पर सीढ़ियां और दूसरी बातें बेवजह। मैं किशोर जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने शानदार ब्लॉग से पढ़ने की अनुमति दी। लीजिए, मैं इनके लिखे से, इनके ब्लॉग से दो भाग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पहला भाग सुनिए। ये ब्लॉग पर इनकी एंट्री सितंबर 6, 2012 की है। रेगिस्तान समंदरों के पड़ोसी है, मगर पानी नहीं है, इसलिए ये रेगिस्तान है। मैं रेगिस्तान में ही जन्मा और फिर इसी के इश्क में पड़ गया। मुझे अगर कोई रेगिस्तान के किसी दूर दराज के गांव ढाणी से निमंत्रण मिले तो मैं वहां जाने के लिए व्याकुल होने लगता हूं। लोग हरियाली और समंदरों को देखने जाते हैं, मैं अपनी इस जगह की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता हूं। शोर और खराबे से भरी दुनिया में सुकून की जगहें रेगिस्तान के कोनों में ही मिल सकती हैं। साल 1995 की गर्मियों के आने से पहले के दिन रहे होंगे कि राज्य सरकार की ओर से एक जल परियोजना का उद्घाटन किया गया था। पानी का मोल रेगिस्तान समझता है, इसलिए इस आयोजन का भी बड़ा महत्व था। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए जाते समय मैंने अद्भुत रेगिस्तान की खूबसूरती को चुराना शुरू कर लिया। रास्ते की हर एक चीज को देखा और उसे रंग रूप को दिल में बसा लिया। सड़क के दोनों तरफ बबूल की झाड़ियां थी। जिप्सी के खुले हुए कांच से भीतर से आती हुई हवा बहुत तेज थी। गर्मी से पहले का मौसम था। सड़क निर्जन थी। कोल तार पर गिरकर परावर्तित होती हुई उगते सूरज की चमक रियर मिरर में चमक रही थी।
हर 1-2 किलोमीटर के फासले पर कोई 1-2 वाहन नजर आते और पल भर में हमसे दूर पीछे की दिशा में खो जाते। सड़क के पास उगी हुई बबूल की इन झाड़ियों के पार रेत के धोरे दिखते। रेगिस्तान में इस रास्ते पर या ऐसे ही किसी रास्ते पर चलते हुए कुछ दूरी पर घर भी दिखाई देते रहते हैं। जब हम शहर से बाहर आ चुके थे तभी ये एहसास भी अचानक साथ चला आया कि अब सुकून है। भीड़ का कोलाहल पीछे छूट गया है। असंख्य चेहरे, दुकानें, गाड़ियां, दफ्तर, इन जैसी चीजें जिस व्यस्तता को बुनती हैं वे सब अब नहीं हैं। उनके न होने से आराम है। आंखें दूर दूर तक देखती हुई सोचने लगी कि कई बार खालीपन कितना भला हुआ करता है। त्वरित घटनाओं के कारण हमारी आंखें और मस्तिष्क निरंतर पहचान गढ़ने और क्रिया प्रतिक्रियाओं को समझने के काम में जुटे रहते हैं। यह अनवरत काम है। यही जागृत मस्तिष्क भीड़ से बाहर आते ही संभव है कि आराम में आ जाता है। यह फसल का मौसम नहीं था, इसलिए बालू रेत दूर तक पसरी हुई थी। उसका असमतल आकार किसी कुशल कारीगरी की बनाई हुई कला का बेजोड़ नमूना पेश कर रहा था। खेजड़ी और कैर जैसे रेगिस्तानी पेड़ पौधे इस बियाबान को थोड़ा अलग रंग दे रहे थे। सड़क के किनारे कुछ दूर बसे हुए घरों के आसपास मवेशी दिख जाते और बड़ी दूरी बाद कोई सरकारी पानी की टंकी या फिर परंपरागत रूप से बनाए जा रहे पानी के टांके दिखाई देते रहते। इस मंजर में कोई फेरबदल नहीं होता। बस ग्रामीणों की पोशाक में इतना भेद किया जा सकता है कि ये सिंध से आए हुए लोग हैं या यहीं के बाशिंदे। रेगिस्तान में और जहां कहीं मनुष्य की आबादी है उन जगहों के नाम के साथ पानी के संकेत भी जुड़े होते हैं। गांव और आबादी की पहचान में सबसे अधिक पानी, उसके बाद जानवर और फिर भूगोल का संकेत छुपा होता है। गांव के नाम के आगे सर, पार और गफन का लगा होना इस बात का संकेत है कि वहां पर पानी की उपलब्धता है। जैसे रावतसर गांव लगभग हर जिले में मिल जाता है। इसमें रावत के इतर सर का प्रयोग पानी की सूचना के तौर पर किया गया होता है। मैं जिस परियोजना के उद्घाटन में जा रहा था उसका नाम था आरबी की गफन। यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थार मरुस्थल के बीच बसा हुआ गांव सिंधियों की आबादी वाला गांव था और वे यहां बरसों से रह रहे थे। उनको सिंधी इसलिए भी कहा जाता है कि वे अपनी कला और संस्कृति के लिहाज से सिंध के नुमाइंदे हैं। उनके अजरक वाले रंग, कौड़ियों वाली कला, रंगीन धागों के पैचवर्क के काम में सिंध मुस्कुराता रहता है। वहां पर ऐसे ही परिधानों में सजे हुए गांव के लोग थे। कुछ सरकारी मुलाजिम थे, कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। जलसा एक औपचारिक आयोजन था। एक बड़े रंगीन तंबू के तले कुछ देर भाषण हुए और इसे एक उपलब्धि करार दिया गया। इसके बाद दिन का भोज भी था। इस दावत में हलवाई के हाथों की और दक्षिण के मसालों की तेज खुशबू बसी हुई थी। मैं अपना रिकॉर्डर लेकर उस पंप हाउस तक पहुंच गया। एक बड़े हॉल के भीतर बड़ी पानी फेंकने की मशीन लगी थी। यह मशीन बिजली से चलने वाली थी। वहां पानी की खोज नहीं की गई थी। पानी का पुराना कुआं था, कोई 300 हाथ से भी अधिक गहरा। इस पानी को आदम के वंशजों ने सदियों पहले खोज निकाला था। राज्य सरकार ने इस पर एक बिजली की मोटर रख दी है और एक पक्के कमरे का निर्माण कर दिया है। रेगिस्तान में एक गीली भीगी जगह पर अपना पहरा बैठा दिया है। ऐसा ही हाल हर जगह का किया जाता रहा है। मैंने गांव वालों से पूछा कितना फायदा मिलेगा। वे कहने लगे कि अब पानी तेजी से खींचा जा सकेगा, मेहनत न करनी होगी। मुझे गहरी उदासी हुई। जिन पुरखों ने पानी का मोल समझकर एक एक बूंद बचाई थी, उसका मोल अब पानी को खींचने वाला कभी नहीं समझ पाएगा। यह कुदरत का सत्य है कि उसकी दी हुई संपदा का दोहन समझदारी से किया जाए तो ही वह सदा फलदायी हो सकती है। मैंने एक ग्रामीण से पूछा कि जमीन के अंदर क्या पानी की फैक्ट्री लगी है। वह मेरे इस नासमझी भरे सवाल पर देर तक मुस्कुराता रहा। यह उसका दोष नहीं था। हम सब जंगल, जमीन और पानी के रिश्ते को कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। जो हमारे सामने है उसको दुह लेने के सिवा कुछ कभी सीखा ही नहीं है। उस यात्रा के 10 साल बाद इस सूखे रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। यह जानकर आपको भले ही अचरज हो,
मगर अपने वाटर क्यूब्स को भरने का कुदरत का यही तरीका है। क्यूब माने धरती के अंदर पानी के लिए बनी हुई जगह हैं। उनका भराव होता रहता है। कवास के पास के एक गांव के बीच में कई 100 साल पुराना पानी का कुआं सारे गांव की बाढ़ को पी गया। ये सब हमारे पुरखों का ज्ञान था। उन्होंने मशीनों की जगह अपने परंपरागत साधनों की कद्र की और उनका रखरखाव कुदरत के परम मित्रों की तरह किया। इसी अगस्त महीने के आखिरी गुरुवार को हिमालय का पानी रेगिस्तान के इस मुख्यालय तक पहुंचा। इसका भव्य लोकार्पण किया गया। यह इस रेगिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब मीठा पानी पीने के लिए साल भर उपलब्ध रहेगा। रेगिस्तान में इससे पहले भी नहरों के जरिए सिंचाई की जा रही है। उन नहरों ने फसलों की उपज में आशा से अधिक का योगदान दिया है। लेकिन हम इस बात को याद नहीं करना चाहते हैं कि नहरी पानी के रिसाव और भराव से खेती करने लायक बहुत बड़ा भूभाग सैम के कारण बंजर हो गया है। कीटनाशकों ने कुदरत के व्यवहार और वनस्पतियों को बदल दिया है। विज्ञान और परंपरागत ज्ञान की ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद करके यहाँ रहने वाले कभी सुखी न हो सकेंगे। आरबी की गफन में मोटर से सींचे जा रहे पानी और नहर के जरिए शहर तक आ रहे पानी का मोल कौन समझेगा? इसका दुरुपयोग यहाँ की जमीन को कैसे जख्म देगा, इसकी परवाह कौन करेगा? मैं विकास का पक्षधर हूँ। आदमी को सुखी करने वाले सभी योजनाओं का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, मगर आदमी के आलसी और स्वार्थी होते जाने के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस रेगिस्तान की खूबसूरती और जीवन के अनूठेपन पर कीचड़ ना फैले। सुख से जीना है तो जाओ बस जाओ नदियों के किनारे। ये जगह तो कुदरत ने आदिम प्यास वाले और अकूत हौसले वाले आदमी औरतों के लिए बनाई है। तो ये हुआ पहला भाग किशोर जी के ब्लॉग से। अब मैं दूसरा भाग आपके लिए पढ़ता हूं। निकम्मा माने निष्कर्मक, जिसके पास काम न हो। यहां अनंत विश्राम है, मगर वह कीमत बहुत मांगता है। विशाल भूभाग पर फैले इस रेगिस्तान का जीवन बहुत दुष्कर है। मनुष्य ने किस तरह से इसे आबाद रखा है, यह सोचना भी कठिन है। मुझे अक्सर दुनिया में दो तरह के लोग ही सूझते हैं। एक वे जो नदियों के किनारे बसे, दूसरे वे जिन्होंने सहरा को आबाद किया। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अमेजन के आदिवासियों तक को पढ़ते हुए पाया कि मनुष्य ने सदा बेहतर सुविधा वाली जगहों पर रहना पसंद किया है, जहां पानी सहजता से उपलब्ध हो और जमीन उपजाऊ हो। व्यापार के मार्ग भी वे ही रहे जहां नदियां और समंदर थे। तो ये कैसे लोग थे जो इस सूखे मरुस्थल में सदियों तक रहे? 300 हाथ नीचे जमीन को खोदकर पीने का पानी निकाला और विषम परिस्थितियों में भी जीवन के सोते को सूखने न दिया। बीकानेर का रेगिस्तान रेल के साथ चलता है। खिड़की से बाहर छोटे से गांव आते हैं। घरों की शक्लें बदल गई हैं। झोंपड़ों वाला रेगिस्तान सीमा पर छूट गया। अब कच्चे घरों पर पक्के जैसी कारीगरी दिखती है, लेकिन बाढ़ वैसी ही, वही बबूल या कीकर घर की बाखड़ में खड़े हुए। अब कसी हुई लंगोट वाली धोती नहीं रही, वह खुली हुई पंजाबी तहमत जैसी दिखने लगी। पुरुषों ने सफेद कुर्ता पजामा और सर को धूप से बचाने के लिए अंगोछा लिया हुआ है। औरतें घाघरे ओढ़ने में ही हैं, लेकिन नागौरी महिलाओं की डीप गले वाली कांचली की जगह बंद से गले वाले कुर्ते आ गए। उनकी बाहें विवियन रिचर्ड्स को बॉल फेंकने जा रहे कपिल देव के टी शर्ट जितनी हो गई हैं। वे ना पूरी हैं ना ही आधी। बच्चों को बाहर से गुजरते हुए दृश्यों को देखने के लिए कहता हूं। वे थक चुके हैं, किंतु विवशता में बाहर अधिक आकर्षक दिखाई देता है। डॉक्टर व्यास नया डिजिकैम लेकर आए हैं तो उसके मैनुअल को बांच रहे हैं। उनको देखते हुए मुझे एक ताऊ की याद आती है। वे इस हद के खाली हुआ करते थे कि अखबार में छपी निविदाएं तक पढ़ लिया करते। सहयात्रियों के नन्हे बच्चे थक गए हैं, उन्हें नींद की जरूरत है, किंतु इस अजायब घर जैसे माहौल में उनकी जिज्ञासु आंखें अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाती। आखिर नासमझी से थक कर रोने लगते हैं। पापा के पास जाते हैं तो लगता है मम्मा अच्छी है। मम्मा के पास आते ही पापा की पुकार लगाते हैं। और माँ बाप की हालत उकताए हुए आड़तियों जैसी हो गई है, जो सौदा सही न होने पर ग्राहक का तिरस्कार कहते हैं और उसे पेड़ी से धकेल देते हैं। इस रास्ते पर मैंने 2 साल तक सफर किया है।
सूरतगढ़ में आकाशवाणी का हाई पावर ट्रांसमिशन है। ये विदेश प्रसारण सेवा के लिए बना बड़ा केंद्र है। मैं 2 साल यहाँ पोस्टेड रहा और फिर से रेगिस्तान के अपने हिस्से में चला आया था। उन सालों की स्मृतियाँ ताज़ा हैं। अभी लूणकरणसर स्टेशन निकला है और जानता हूँ शाम 6:30 बजे महाजन स्टेशन आएगा। यहाँ आर्मी की फायरिंग रेंज है और इसका सामरिक हिसाब से बड़ा महत्व है, लेकिन रेल यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है एक गैर अधिकृत वेंडर जिसके ठेले पर पकौड़ियाँ मिलती हैं। 100 ग्राम तोलते हुए भी 2 मिनट में वह कई किलो पकौड़ियाँ बेच देगा। इनका स्वाद अलग है। कई सालों बाद उसी ठेले वाले को देखने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। शाम के आने की गंध स्टेशन पर फैली है। मीर तकी मीर के शेर आरजुएं हजार रखते हैं तो भी हम दिल को मार रखते हैं कि तर्ज पर मैं कुछ खरीदता नहीं हूँ कि सफ़र लंबा है और बच्चे नाजुक। जिस पर इस तरह का चटोरापन आगे का रास्ता मुहाल कर सकता है। पत्नी के लिए चाय खरीदता हुआ सोचता हूँ कि सूरतगढ़ स्टेशन पर एक लाजवाब आदमी मिलेगा, भूपेंद्र मौदगिल। रेडियो का शौकिया प्रेजेंटर है, मगर अपने पुश्तैनी काम को संभालने में परिवार की मदद करता है। हाय, मैं किसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर हुआ तो लाखों हसीनाओं को पहली नज़र में दिल दे चुका होता। खैर, भूपेंद्र से मेरा आज के दौर का SMS वाला रिश्ता है और मैंने उनको बताया नहीं कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। इस सफ़र के बारे में महबूब शायर राजेश चड्ढा को भी बताता, लेकिन उसका अंजाम यह होता कि वे खाने पीने से भरे हुए थैले लिए स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे होते। वे ऐसे ही हैं अनगिनत परिवारों के सुख और दुख के सहभागी। ट्रेन चल पड़ी थी और अंदर खाने के बोरियत भरे माहौल से परेशान मेरी बेटी दरवाजे के पास चली आई। मैं उसे थामे हुए था और वह हत्थियाँ पकड़े हुए मध्यम गति से चलती रेल के बाहर के रेत के धोरे देख रही थी। रेलवे ट्रैक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा था। बात बरसों के लग रहा था कि मुझे सूरतगढ़ पर उतर जाना है और यहाँ से कोई रिक्शे वाला मुझे रेडियो कॉलोनी ले जाएगा। फिर मैं कुलवंत की दुकान से सिगरेट खरीदूंगा। पिपरेन वाले चौराहे से अच्छी सुरा लेता हुआ अपनी सुजुकी बाइक से उतरकर फ्लैट नंबर C13 में दाखिल हो जाऊंगा। इंसान कहीं नहीं पहुंचता, वह ठहरा रहता है, जैसे मेरी आंखों में इस वक्त अपनी 3 साल की बेटी ठहर गई थी। खेजड़ी वाले बालाजी के मंदिर से जया की अंगुली थामे ढलान उतरती हुई, या फिर मीनाक्षी आंटी के आगे पीछे भागते हुए गौरव गरिमा के साथ मुस्कुराती हुई। मैं फिर से इस 5 फीट ऊंची लड़की को देखता हूँ जो मेरे आगे खड़ी है। अचानक वह पीछे की ओर सरकी। पापा देखो, यहाँ से गिर जाए तो? मैं उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लेता हूँ। एक शानदार मोड़ पर रेल रुक गई। उसके दोनों सिरे दिख रहे थे, जैसे 40 की उम्र में आप बीत चुकी आधे से अधिक जिंदगी को देख सकें और बचे हुए कुछ सालों की तस्वीर का आभास होने लगे। रेत के समंदर में सूरज डूबने को था। उसकी बुझती हुई केसरिया चूनर के नीचे सिमट आए सूखे पेड़ किसी वियोग में जलते हुए से दिख रहे थे। तो ये थे किशोर चौधरी जी के ब्लॉग से पढ़े गए 2 बेहतरीन अंश। अब मैं आपके लिए पृथ्वी परिहार जी की पुस्तक से 2 अंश पढ़कर सुनाऊंगा। जयपुर में रहने वाले पृथ्वी परिहार एक पत्रकार लेखक हैं और संप्रति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। पृथ्वी जी का जो अंश मैं पढ़ूंगा वह इनकी पुस्तक कांकड़ गांव गुवाड़ की बातों में से लिया है। कांकड़ की भाषा बिना लाग लपेट के पर पूरे भावों से सराबोर सीधा आपके भीतर घर कर जाती है। कांकड़ राजस्थानी में गांव की सीमा को कहा जाता है। पृथ्वी अपने लिखे में गांव की काकड़ को फिर छूने को लौटते हैं। पृथ्वी जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में से ये पाठ करने की मुझे अनुमति दी। लीजिए सुनिए। इस भाग का शीर्षक है अब के बरस सावण। चौथी मंजिल की छत पर एक पौधा और कुछ घास उगाई है। कई दिनों बाद छत पर गया तो दोनों वहां मुस्कुराते हुए मिल गए। रेत व बजरी के 2 छोटे कट्टों के पास। पौधों को मुस्कुराते हुए निहारा और दूर देखा तो सावन लहरा रहा था, छत की तनी पर सूख रही रंग बिरंगी चुन्नी के ऊपर से। इस बार सावन से मिलना इसी तरह हुआ। अब तो दिन में कई बार उससे मुलाकात होती है। मुंडेर पर बैठी चिड़ी के पंखों पर, स्कूल से लौटते भीगे भागे बच्चों की हंसी में, छतरगढ़ के आसपास धोरों में उगी मूंगफली की हरी पत्तियों पर, बारानी में बाजरी बोते किसानों के आसपास,
इंडिया गेट पर भीगती सकुचाती षोडशी की बाहों में, हर जगह बेशर्म सा मुस्कुराते हुए। 2-3 बार तो उससे इतनी जोर से मुलाकात हुई कि गले तो मानो वो मेरे मिला था। भीग भाग आसपास के सारे गए। नम नरम सावन। भारतीय जनमानस का सबसे नम और नरम महीना है सावन। खनकती बूंदों में बहकती उमंगों का महीना सावन। सखियां, पेड़, झूले, पींगे, बत्तियां व रतियां, खेत, बाजरी, ज्वार, मोठ, काचर, काकड़ी व लोइया, केर, खेजड़ी, रोहिड़ा, खींप, फोग व हरीतमा, तीज व गणगौर, कितनी घटनाओं परिघटनाओं को समेटे हुए है ये महीना। भारतीय पंचांग का तीसरा महीना और चौमासे की शुरुआत का महीना, दक्षिणायन काल की शुरुआत का महीना। अब की बार कहीं सुना है आपने, सावण लाग्यो भादवो जी यो तो बरसन लाग्यो महे, बनीसा मोरियो रे झट चौमासो लाग्यो रे, झट सियोड़ो लाग्यो रे, उगण लागी बाजरी रे मारी उगण लागी ज्वार बनीसा, चौमासो लाग्यो रे, झट सियोड़ो लाग्यो रे। सावण का महीना है तो खीर खाइए और खिलाइए। सावण खीर जो खाए सकारे, मिरग चाल कुरचाले मारे। सावन में जो सुबह सुबह खीर खाता है वह हिरण की तरह कुलाचे मारता फिरता है। एक बात और जो सयाने कह गए हैं, सावन सोवे साथ रहे, माघ खुरैरी खाट, आपे वे मर जाएंगे जो जेठ चलेंगे बाट। सावन में सीलन बहुत होती है, इसलिए चटाई पर सोना हानिकारक है। माघ में सर्दी बहुत होती है, सो नंगी चारपाई पर नहीं सोएं। जेठ में गर्मी बहुत होती है, इसलिए यात्रा नहीं करें तो अच्छा। हरियालो सावन। सावन का प्रकृति का हरियाली और हरियाली का धोरारी धरती से जो संबंध है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, शब्दों का जामा नहीं पहनाया जा सकता। जेठ की तपती लू, आंधी, जब हर तरफ सूखा और रूखा रूखा सा हो जाता है, सावन की फुहारें उस रूखेपन और सूखेपन को दूर करते हुए प्यासी धरा को तृप्त करती हैं। पहली बारिश के बाद की दवंगरा और सावन में नीम के नीचे से गुजरते हुए जो कड़वी कड़वी सुगंध होती है, वह जी करता है सांसों में भर कर पी लें। पहली बारिश के बाद भीतों, खाली खेत से आती माटी की सौंधी खुशबू, घूंगे का गुड़। सावन को प्रकृति से जोड़ा जाता है और प्रकृति को हरियाली से। हो भी क्यों ना, सावन में प्रकृति भी मानो फुहारों में नहाकर हरियाली रंग की चूनर ओढ़ लेती है। मैदानों से लेकर खेतों, मेड़ों से लेकर खलियानों तक में हरियाली की चादर सी बिछती दिखती है। नए नए पौधे, नई नई कोपलें कच्ची कच्ची नजर आती हैं। जेठ की तपस और रूखापन दूर हो जाता है, उसकी जगह तरावट दिखती है। पूरा माहौल इसमें पक जाता है। नमी दिखती है, नरमी दिखती है और जीवन को स्पंदन देने वाली हरियाली दिखती है। प्रकृति के कोर कोर में इस नए स्पंदन को महसूस किया जा सकता है। और तो और आंख की डोडी भी मासूम लगती है और उस पर मंडराता मामा घोड़ा वही ग्रासों पर। शहतूत को देखिए, उसकी हरियाली जो गहराई है, जो गहरापन है, उसकी पत्तियों में जो मासूमियत है, नरमी है, वह कहीं और कभी और नजर आती है नहीं ना। यही तो सावन की विशेषता है। मरुधरा में सावन। मरुभूमि में सावन का अपना अलग महत्व है। खेतीबाड़ी से लेकर लोक जीवन में यह नई शुरुआत का महीना है। खेतों से सामाजिकता के स्तर पर नई शुरुआत होती है इसी माह। जेठ की लू में तपती मरुधरा सावन की बादली के मेह से मानो नया जीवन लेती है। बाजरी, ज्वार, ग्वारी, नरमा, कपास, मूंगफली व मोठ आदि खरीफ फसलों की बुआई इसी महीने के मेह के बाद शुरू होती है। इसीलिए तो खरीफ को सावणी कहा जाता है। प्रकृति और नारी समरूपा, समस्वभावी। प्रकृति को नारी से ही तो जोड़ा जाता है और सावन तो वैसे भी जनमानस में नारी का महीना है। सावणी तीज से लेकर गणगौर तक सावन में प्रकृति भी श्रृंगार रचती है और महिलाएं, युवतियां भी। शादी के बाद पहला सावन मायके में बिताने आई युवतियों से सखियों की चुहल, किसी खेजड़ी, कीकर या रोहिड़े के नीचे झूला झूलती बच्चियों की उम्मीदें, खेत में सावणी बीजते आड़ी के सपने, सबका प्रतीक है सावन। घटता मौसम। हम मौसम को भी घटना दुर्घटना की तरह लेने लगे हैं। सहजता जाती रही है।
कच्ची मिट्टी के सौंधेपन को महसूस किए कितने दिन हो गए। और वो जो गुड़िया पार्क में जाने की जिद कर रही है, उसे लेकर क्यों नहीं जाते? वहाँ जो वो गेंदे के फूल हैं और वो जो नई नई दूब उगी है, उसके बारे में उसे बताते क्यों नहीं? सावन हो या भादो, महीना और मौसम कोई भी, ये अनमनापन, ये अनमनस्कता ठीक तो नहीं है। एक शायर मित्र ने कहीं लिखा है, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। तो तमाम तरह की विद्रूपताओं, विपत्तियों, दुर्घटनाओं से थोड़ा सा हटकर सावण का मजा लीजिए। और वो जो छत पर गमला रखा है ना, उसमें कोई पौधा लगा दीजिए, लग जाएगा। कहते हैं ना कि मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी ही चाहिए। क्या पता वहीं से कोई नया मौसम हमारे घर, हमारे जीवन में घुस जाए, ढेर सारी हरियाली के साथ। ये हुआ भाग 1। लीजिए, पृथ्वी जी की पुस्तक का दूसरा भाग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसका शीर्षक है चतरी दादी, एक रात फ्लैशबैक में। सुनिए। ये रात, ये आवारगी और ये नींद का बोझ, अपना घर होता तो घर गए होते। आषाढ़ की पहली बारिश ने पेड़ पौधों से लेकर सड़क तक को धो दिया है। रात के 10:30 बजे दफ्तर से निकला तो चतुर्दिक नमी और हवा में अच्छी खासी ठंडक है। आसमान में बादल, उत्तर आधे में बिजली चमक रही है। मेह और होगा, इस बार अच्छा मेह हो। गांव में पशुओं के लिए चारा खत्म होने वाला है। घर की एक छत इस बार शायद बदलनी पड़ेगी। संसद मार्ग पर लाला के ढाबे पर किशोर से बच्चे दिन भर की मेहनत के बाद तिरपाल के नीचे तिरपाल पर सो रहे हैं। सामने संसद है। संसद के पास से होते हुए रफी मार्ग पर आया तो अंधेरा, इक्का दुक्का ही साधन। 2-4 लोग हैं जिनमें से ज्यादातर मोबाइल पर किसी न किसी को अपनी परेशानी बता रहे थे। बारिश के बाद की, बस नहीं मिलने, ट्रेन छूटने की आदि। कुछ देर उस अंधेरी सी जगह पर खड़ा रहा, पर लगा कोई साधन नहीं मिलेगा तो राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ चला आया। वहां स्ट्रीट लाइट जल रही है। सड़क किनारे जमा मेह का पानी रह रह कर पैरों को छू रहा है। पानी पानी पानी, एक जगह जमा पानी को हथेली में भर लेता हूं और अपने होठों तक ले आता हूं। लगता है कि पी लूंगा, और प्यास ऐसी थी कि पता नहीं जिस्म के किस रक्त कण से शुरू हुई और पूरा तप गया। हथेली का कुछ पानी मानो आंखों में आ गया और बाकी थरथराहट में कपड़ों पर बिखर गया। अपन धम्म से फुटपाथ पर बैठ गए। फ्लैशबैक 1, प्यास, पानी व दादी। एक बच्चा, उसकी दादी और जेठ की तपती दोपहरी। यह कोई 25 साल पहले की बात है। दोनों जब थार के एक छोटे से अड्डे पर बस से उतरे तो बच्चे को प्यास लगी थी। अड्डे से 4 किलोमीटर दूर ढाणी अभी जाना था और पानी दूर दूर तक नहीं। नहर बंद थी। हाँ, नहर के तल में कुछ पानी खड़ा था। दादी ने पानी को देखा और सहेज सहेज कर कदम रखते हुए नहर में आधे तक उतर गई। कुछ छींटे अपने मुंह पर मारे और कुछ बूंदें हथेली में लेकर कंठ गीले किए। लेकिन पोते का क्या हो? 4 साल का पोता जो नहर किनारे खड़ा दादी के चेहरे, नहर के मटमैले पानी को देख रहा था। दादी ने अपनी हथेली में पानी भरा और पोते की ओर बढ़ाया, लेकिन उनकी अंजुरी के पानी और पोते के प्यासे होठों के बीच दूरी ज्यादा थी। दादी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचा तो कपकपाती हथेली से पानी पहले ही बिखर गया। पोते को नहर में उतारने को दादी का मन नहीं मान रहा था। 3-4 बार की कोशिश, लेकिन बात बनी नहीं। दादी ने इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया सिवाय अपनी जूती के। दादी ने जूती उतारी, पानी भरा और पोते को दे दी। गट गटा गट, पोता पानी पीता गया। 2 बार दादी ने जूती पहनी, अपनी गीली हथेली पोते के मुंह पर फेरी और दोनों ने मुस्कुराकर राह पकड़ी। जेठ का सूरज आसमान में था। दूर धोरों में खेजड़ी के नीचे 2 नील गाय बैठी सुस्ता रही थी। फ्लैशबैक 2, दादी, गुट्टी और ये पोता। नवजात शिशु को ऊपर के दूध का जो पहला अंश रुई के फौवे से लगाकर पिलाया या चुसाया जाता है, उसे घुट्टी कहते हैं। इस पोते को घुट्टी दादी ने ही दी थी। कहते हैं कि इसलिए अपन में उनके गुण नजर आते हैं।
अपना स्वभाव, हाव भाव, काम करने का तरीका, बहुत कुछ दादी पर गए हैं। शायद हो बच्चे में माँ बाप की साथ साथ यानी कुल मिलाकर 14 पीढ़ियों के गुण आ जाते हैं, ऐसा सयाने लोगों ने कहा है। लेकिन घुट्टी देने वाले का शिशु के स्वभाव पर ज्यादा ही असर होता है। 7 बेटों व 1 बेटी वाले लंबे चौड़े परिवार में चतरी दादी का अपने प्रति खास स्नेह रहा होगा। पता नहीं, लेकिन ऐसा बहुत बार लगा है कि अपनी एक नाड़ उनसे हमेशा बंधी रही। अपने यहाँ राठी गायें बहुत हुआ करती थी, गुड़ जैसे रंग वाली, छोटे सींग और बड़ी धुन्नी वाली राठी गायें। दादी जिस दिन भी दूध निकालती, अपनी कई बहुओं की तीखी नजर के बावजूद अपने को बुला लेती और कभी सीधे गाय के थन से धार अपन के मुंह में डाल देती या पीतल वाले बड़े गिलास में निकाल कर देती। उस दूध की गर्मी व स्वाद पता नहीं अपने रक्त के श्वेत कणों में कैसे बस गया। एक बार दादी गायों को चारा डाल रही थी और अपन गाय की सींग पर हाथ फेर रहे थे। चारा खाते समय लाड करना गाय को नहीं भाया और दे मारा सींग अपने माथे पर। बस फिर क्या, कहते हैं कि फिर कभी दादी की उस गाय से नहीं बनी। अपन ने जिंदगी में सफर करना दादी से ही सीखा। ट्रेन में पहली यात्रा, बस यात्रा या पैदल यात्रा, अपनी हर पहली यात्रा के यादों के धागे दादी से जुड़े हैं। दादी ने हमें कुछ नहीं सिखाया, पर लगता है कि पानी की कदर करने से लेकर यात्रा की खूबियां, जमीन के लगाव के जो रेशे अपनी धमनियों में बह रहे हैं, वह उसी घुट्टी से चले आए जो दादी ने दी। इस संसार अन्न का पहला अंश। अपने पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है और यादों की दीवार पर उनकी जो आकृति उकेरी है वह इतनी निराकार सी हो गई है कि एक शब्द भर रह गया है, दादी। गांव जाता हूं तो उनकी समाधि पर जाने का हौसला नहीं कर पाता, इतनी हिम्मत नहीं होती। बाइक वाला और बारिश। बाइक वाला कुछ पूछ रहा था, शायद इंडिया गेट, साउथ एक्स, वदरपुर बॉर्डर या कहीं और का रास्ता, लेकिन उसके शब्द समझ नहीं आए। शायद वह भी कुछ समझ नहीं सका। अपन नहीं बोल पाए, बस हाथ हिला दिया कि नहीं, नहीं पता। हथेलियों की नमी और आंखों के पानी ने समंदर का रूप ले लिया जिसमें अपना वजूद डूबता जा रहा है। ढाणी, चक, गांव, शहर, जयपुर, दिल्ली, लंदन, पूरी दुनिया, मानो हर तरफ मेह बरस रहा है। एक नहर के किनारे अपन अकेले खड़े हैं, प्यासे। देखते देखते लगता है कि मेरे जैसे अनेक पोते खड़े हैं, एक पूरी पीढ़ी खड़ी है। हमारी प्यास जैसे जैसे बढ़ रही है, पानी की नहर रेत के समंदर में बदलती जा रही है। हमारे और पानी के बीच की दूरी को पाटने के लिए न तो दादी है, न ही उनकी जूती। बारिश होने लगी तेज। बरसता पानी थोड़ी सी देर में अपने पैरों को भिगोते हुए बहने लगा। पानी बरस रहा था हर कहीं। तो ये हुए 2 अंश पृथ्वी परिहार जी की पुस्तक से। मैं बताऊं कि इनका एक ब्लॉग भी है, kankad.wordpress.com, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। खैर, आज का एपिसोड मैं रेगिस्तान राजस्थान की बातों के साथ यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले किसी एपिसोड में जल्द ही मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।